अपनी बेटी को स्कूल बस में बैठाकर मधु घर वापस आकर सीढ़ियां चढ़ रही थी कि तभी अंजना जी की आवाज से उसके कान खड़े हो गए। अरे मनोज, मैंने तो प्रेरणा से वादा कर दिया है, अब बाकी तू देख ले। तभी मनोज की भी आवाज आई, मम्मी जी आप भी बिना पूछे वादे कर देती हैं। अब यह तो बताओ कि मैं मधु को क्या जवाब दूंगा, वह भी तो मुझसे सवाल पूछती है। तभी अंजना जी की सख्त आवाज ने मधु के चेहरे की हाव बदल दिए। अगर वह सवाल पूछता है तो इसमें तेरी गलती है, तू उसका पति है, उसको अपने सामने बोलने ही मत दिया कर। फिर अंजना जी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनते ही मधु के रोम रोम में जैसे चींटियां चलने लगी। अच्छा, तो मनोज को भड़काया जा रहा है और यह साजिश रची जा रही है। मधु तुरंत फटाफट से बची हुई सीढ़ियां चढ़ गई और अंदर जाकर जोर से चिल्लाई, भगवान करे आपकी बेटी की सास भी आपके दामाद के ऐसे ही कान भरे, तब आपकी बेटी को अकल आएगी और साथ में आपको भी। अगर वादा किया है तो खुद पूरा करो। मधु को अचानक सामने देखकर अंजना जी का मुंह खुला रह गया। आखिर अंजना जी ने किससे और कौन सा वादा किया था? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सुबह का समय था और मधु अपनी बेटी को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। तभी उसके पति मनोज ने कहा, मधु यार, तुम मेरी टाई कहाँ रख देती हो? मुझे रोज ही ढूंढनी पड़ती है, अब फिर से नहीं मिल रही है, मुझे देर हो जाएगी। ऐसे तो यह बात सुनते ही मनोज को अलमारी के आगे से हटकर मधु टाई ढूंढने लगी और हाथ में देते हुए बोली, लगता है तुम बाप बेटी को अपनी चीज कभी नहीं मिलेगी। लगता है तुम ऑफिस नहीं बल्कि शनाया की तरह स्कूल जाते हो। मुस्कुराते हुए मधु को तभी याद आया कि रसोई में चाय रखकर आई थी। वह तुरंत सब छोड़कर रसोई में चाय की तरफ भागी, लेकिन दरवाजे पर ही ठिठक कर खड़ी हो गई क्योंकि सासू माँ कप में चाय छान रही थी। अंजना जी ने पलटते ही मधु को दिखा तो मुंह बिगाड़ कर बोली, जीवन भर खटती रही घर के लिए, सोचा था बहू के आने पर तो आराम मिल ही जाएगा, मगर नहीं, इसको तो पति के साथ अटखेली करने से फुर्सत ही नहीं है। यहाँ चाय खोल खोल कर आधी हो गई, मगर महारानी को कोई होश नहीं। ये सुनते ही मधु को भी गुस्सा आ गया। मम्मी जी, आपको ऐसा ही क्यों लगता है कि पति पत्नी अटखेली कर रही हैं? आपके बेटे को अपनी टाई तक नहीं मिलती। आपको मेरे संस्कारों में तो खूब कमी नजर आती है, मगर मुझे आप यह बताओ कि बेटे को कुछ सिखाया है या नहीं, जो अपनी टाई भी नहीं ढूंढ सकता। अंजना जी बड़बड़ाते हुए चाय लेकर सोफे पर जाकर बैठ गई। बस इसको कुछ कह दो तो इतनी भारी भारी जवाब पकड़ा देती है। माँ ने अच्छी ट्रेनिंग दे रखी है जो किसी की सुनती नहीं। इस बार मधु ने अंजना जी की बातों को अनसुना करके जल्दी से मनोज का टिफिन लगाया और बेटी का टिफिन लेकर कमरे में जाकर उसके बैग में रख दिया और मनोज से बोली, सब मुझको अकेले ही करना पड़ता है। तुम भी तो शनाया को स्कूल बस तक छोड़कर आ सकते हो या मम्मी जी भी जा सकती हैं, मगर सब काम छोड़कर मुझे ही जाना पड़ता है और वापस आकर काम में लगना पड़ता है। मैं इसको लेकर जा रही हूँ, तुम्हारा नाश्ता टेबल पर रखा है और टिफिन भी वहीं रखा है। शनाया को गोद में उठाकर और उसका बैग हाथ में लेकर मधु तेज तेज कदम रखती हुई घर से बाहर निकल गई। मनोज बाहर जाकर नाश्ता करने लगा तो अंजना जी बोली, मैं तो बहू नहीं कोई आफत लेकर आई हूँ घर में, जिसने एक और आफत पैदा कर दी है। लड़का पैदा होता तो कितना करती, जब लड़की पैदा करके ही कितना करती है। मनोज बैठकर चुपचाप नाश्ता करता रहा और इतने में मधु आ गई। उसने देखा कि अंजना जी फोन पर बात कर रही हैं और मधु को देखते ही अपने कमरे में चली गई। ये देखकर मधु बड़बड़ाई, खुद तो चुगलखोरी करती ही है, साथ में दूसरों को भी ऐसा ही समझती है। मधु जल्दी जल्दी रसोई का काम खत्म करने लगी। शादी को 6 साल हो गए थे, मगर आज तक अंजना जी के बर्ताव में कोई फर्क नहीं आया था। बेटी के लिए जी जान लुटाने को तैयार रहती थी, मगर बहू उनको एक आंख से भी नहीं सुहाती थी। रसोई में काम करते करते उसका दिल भर आया। जिन माँ बापों ने इतनी शिद्दत से उसको पाला था, उन्हीं के दिए संस्कारों पर आज उंगली उठाई जा रही थी और अपनी बेटी की गलत बातों पर हमेशा पर्दा डाला जाता था। बेचारी मधु इन ख्यालों में डूबी थी कि तभी मनोज ने आकर कहा कि मैं जा रहा हूँ। मधु ने भी गर्दन हिलाई और मनोज चला गया। तभी वहां पर अंजना जी आई और बोली,
अपनी 2-3 अच्छी अच्छी साड़ी निकाल कर रख दो, दोपहर में मोनिका लेने आएगी। ये सुनकर मधु ने तिरछी निगाहों से अपनी सास को देखा तो वह कहने लगी, क्यों, जान निकल रही है क्या? देते हुए, अरे उसके देवर की शादी है और नई साड़ी खरीदने का बजट नहीं है। तूने 2 महीने पहले अपनी बहन की शादी के लिए नए कपड़े बनवाए थे, बस उन्हीं में से दे दे। तूने भी तो एक बार ही पहने हैं। मधु ने तुरंत कहा, मम्मी जी, कपड़े देने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो मुझको इस बात से है कि दीदी को कपड़े संभालने की तमीज़ नहीं है। वह या तो मेरे कपड़े वापस नहीं करती और करती हैं तो खराब होने पर ही करती हैं। आपको पता है ना कि ड्राई क्लीन कितनी महंगी है, और फट जाता है तो उसको कैसे सही करवाऊंगी। मधु की बातें सुनकर अंजना जी तुनक कर बोली, अपनी ननद के सामने मजाल जो हमने कभी मुंह खोला हो, जबकि हमारी ननद ने तो हमारी अलमारी ही खाली कर दी थी। अरे ननद का बजट नहीं है, इस बात को भाभी ही नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। मधु समझ गई कि ज्यादा बहस करने से कुछ नहीं होगा, साड़ियाँ तो देनी ही पड़ेंगी। इसीलिए वह चुप रह गई। काम खत्म करके अपनी अलमारी खोलकर बैठ गई और उन साड़ियों को बड़े स्नेह से देखने लगी जिनको उसने अपनी बहन की शादी में पहना था। मनोज ने शादी के बाद पहली बार उसकी इतनी अच्छी शॉपिंग करवाई थी, तो इन साड़ियों से उसको बहुत मोह था। वह तो सोच रही थी कि इस बार करवा चौथ पर इनमें से ही एक साड़ी पहनेगी, मगर अब ननद आने वाली थी और 1 महीने से पहले तो साड़ी वापस आने वाली नहीं थी, और इसी बीच करवा चौथ भी पड़ रहा था। अपने मन के दुख को एक तरफ रखकर मधु ने साड़ी निकालकर अलग रख दी। जब दोपहर में मोनिका आई तो मधु ने उसको साड़ियाँ दे दी, तो मोनिका ने देखते ही कहा, अब बढ़िया हो जाएगी मेरे देवर की शादी। भैया ने आपको इतनी शानदार साड़ियाँ दिलवाई, जब मैं पहनूंगी तो हर कोई देखकर पूछेगा कि कहाँ से खरीदी। लेकिन भाभी, इनके मैचिंग का सामान भी तो दे दो, इनके साथ की ज्वेलरी और चूड़ियाँ भी दे दो, और हाँ, आपकी और मेरी चप्पल का तो साइज एक ही है, इसीलिए वह भी दे दो। ये सुनकर मधु की आंखें फटी रह गई और मन में एक ही ख्याल आया, मांगने की भी हद होती है। बात बात पर अपने ससुराल का गुणगान करने वाली मेरी ननद देखो किस तरह हाथ फैला रही है। अरे कपड़े मेरे ले रही है तो मैचिंग का सामान तो खरीद ही सकती है, या शादी मुफ्त में करना चाहती है। मधु के दिमाग में यह ख्याल चल ही रहे थे कि अंजना जी ने उसका चेहरा घूर कर देखा और आवाज़ को सख्त करते हुए बोली, अब जाएगी या फिर यहाँ खड़ी होकर मुंह देखती रहेगी। सास का गुस्सा देकर जैसे ही मधु जाने के लिए पलटी तो अंजना जी ने अपनी बेटी मोनिका से कहा, बता दे, अगर और कुछ चाहिए तो तेरे भाई ने उसको कुछ कमी थोड़ी छोड़ रखी है, सब तेरे भाई का ही दिलाया हुआ सामान है, खोल कर बोल क्या चाहिए। तभी मोनिका ने धीरे से कहा, अगर भाभी से वह डायमंड वाला सेट दिलवा दो तो मज़ा आ जाएगा। अंजना जी सोच रही थी कि मधु बाहर चली गई है, मगर मधु दरवाजे के बाहर खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी। यह सुनकर उसके तन बदन में हजारों चींटियां चल पड़ी। मन में तो आया कि अभी अंदर जाकर दोनों को बुरी तरह से लताड़ लगाए, मगर जानती थी कि दोनों माँ बेटी बेशर्म हैं। साथ ही वह ये भी जानती थी कि डायमंड के सेट के लिए अंजना जी इतनी जल्दी कहने की हिम्मत नहीं करेंगी, इसीलिए वह वहां से चली गई। मोनिका को मधु ने सिर्फ मैचिंग का सामान दे दिया, यहाँ तक कि मोनिका ने मधु की सैंडल भी नहीं छोड़ी और खाना खाकर वापस ससुराल चली गई। रात के समय जब मनोज ऑफिस से आया तो अंजना जी उस धीरे धीरे बातें करने लगी। मधु ने सुनने की कोशिश की, मगर कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि रसोई तक आवाज़ साफ साफ नहीं आ रही थी। जैसे ही वह रसोई से चाय लेकर आई तो अंजना जी ने तुरंत बात पलट दी और बोली, बस बेटा, तेरी बहन भी क्या करे, उसे भी मांग कर पहनना अच्छा नहीं लगता, मगर उसकी मजबूरी है, सगे देवर की शादी है और बजट नहीं है। मनोज भी ये सुनकर कहने लगा कि तो मम्मी क्या हुआ, किसी और से तो नहीं मांगा है ना, ननद और भाभी में तो ये चलता ही है। ये सुनकर मधु के दिमाग में तुरंत ख्याल आया, ननद भाभी में से भाभी ही देती है, मगर ननद नहीं। मधु को याद आ गया जब 2 महीने पहले उसकी बहन की शादी थी, तब उसने मोनिका से उसका लहंगा मांगा था, मगर उसने देने से साफ इनकार कर दिया था और कहा था, भाभी अभी तो मैंने इसको ड्राई क्लीन करवाया है, ऐसे तो यही खराब हो जाएगा, अगर मैं एक बार पहन लिया होता तो दे देती। यही बात मनोज को इतनी बुरी लगी थी कि उसने
कैसे भी करके मधु को इतनी अच्छी शॉपिंग करवाई थी और उसके भाई ने तो उपहार में उसको डायमंड का सेट दिया था जो बैंक के लॉकर में रखा था। इतने में शनाया रोने लगी और मधु अपने कमरे में चली गई तो मधु को फिर से माँ बेटे की बात करने की आवाज़ आने लगी। एक दिन मधु ने अंजना जी को मनोज से कहते सुना, अरे मनोज, कुछ सोचा है कि मोनिका की देवर की शादी में क्या देना है? सगे संबंधी हैं, कोई दूर के नहीं, उपहार तो ढंग का देना पड़ेगा। यह बात सुनकर मधु बीच में बोल पड़ी, मम्मी जी आप क्या उपहार देना चाहती हैं? यह सुनते ही अंजना जी बोली, मैंने तो इस बारे में मोनिका से पूछा था कि क्या देना चाहिए, तो मोनिका ने कहा कि मम्मी जी ससुराल में मेरे मायके वालों की इज्जत का सवाल है, इसीलिए सोने से कम कुछ मत लेकर आना। ये सुनकर मधु और मनोज फटी आंखों से अंजना जी को देखते रह गए। मधु ने तपाक से कहा, मम्मी जी हम तो सोच रहे थे कि 5,000 लिफाफे में एक साड़ी के साथ दे देंगे, मगर आप तो आसमान छूने की बात कर रही हैं। कोई भी सोने की चीज़ 30-40 हज़ार से कम नहीं होगी, क्योंकि इतना हल्का तो कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी बेटी की इज्जत का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि 5,000 चांदी की पायल और एक साड़ी दे देते हैं। पैसे तो शादी में लगते ही हैं, तो इनके काम आ जाएंगे। ये सुनते ही मनोज भी कहने लगा, हाँ मम्मी, इतना तो मेरे भी बजट में है, या तो आप 10,000 ले लो या फिर जैसा मधु कह रही है वैसा कर लो। ये सुनते ही अंजना जी आग बबूला हो गई और चिल्लाई, जैसा तेरी बीवी कह रही है वैसा क्यों होगा? तेरी बीवी के गुलाम है क्या हम? मुंह दिखाई में सोने की चैन से कम कुछ नहीं जाएगा और साड़ी जरूर जाएगी, मेरी बेटी की हैसियत के अनुसार ही जाएगा। गुस्से में कह दिया, देख ली मैंने भी आपकी बेटी की हैसियत, इतनी बड़ी हैसियत है तभी तो मेरी साड़ियाँ और मेरा ही मैचिंग का सामान लेकर गई है, यहाँ तक कि मेरी सैंडल तक नहीं छोड़ी। अरे सगे देवर की शादी है, खुद भी तो कुछ खरीद लेती। मुझे तो याद है मेरी बहन की शादी में लहंगे के लिए उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया था। बस मैं उसी दिन सोच लिया था कि अब इससे कुछ नहीं लूँगी। मनोज, तुम कहते हो ना कि ननद और भाभी में तो चलता है, लेकिन यहाँ मामला एक तरफ है। तुम्हारी बहन मुझे नहीं देती, बल्कि मुझे ही तुम्हारी बहन को देना पड़ता है। ये सुनकर अंजना जी दहाड़ने लगी, मनोज इसको समझा ले वरना अच्छा नहीं होगा, ये मेरी बेटी की बेइज्जती की जा रही है। ये सुनकर मनोज ने मधु को इशारा किया और मधु अंदर चली गई। तो मनोज ने अंजना जी से कहा, मम्मी जी आपने सोने की चैन का तो देश दे दिया, मगर यह तो सोचो कि चैन कितनी महंगी आएगी। कम से कम 60-70 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगे, इतनी तो मेरी तनख्वाह भी नहीं है। और ज़रा सोचो मेरा बच्चा भी तो स्कूल जाता है, इतना सब कहाँ से करूँगा? अंजना जी आंख दिखाकर मनोज को ही दबाने लगी। मनोज, तू वह दिन भूल गया क्या जब तेरी बहन कमाती थी और तू पढ़ता था? तब तेरी बहन ही तेरी फीस जमा करती थी। यह सारी बातें मधु सुन रही थी और उसे अपनी सास पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मनोज उसकी सारी सच्चाई बता चुका था कि कैसे उसने अपने पैरों पर खड़े होकर घर पर लोन लेकर अपनी बहन की शादी की और बाद में सारा लोन चुकाया। उधर मनोज ने भी पलटकर अपनी माँ से कहा, मम्मी आप भी तो भूल गई हो कि मैं इतने सालों तक दीदी की शादी के लिए किया लोन चुकाया था। अगर उन्होंने मेरे लिए किया तो मैं भी उनके लिए किया था, तो बात बराबर हुई ना। और फिर शादी के बाद से तो इतना लेन देन चल रहा है, वह भी तो मैं ही देता हूँ। वह सब बातों आपको याद नहीं रहता, मगर मुझको ताना माना याद रहता है। अंजना जी ने तो गुस्से में कह दिया कि मुझे कुछ नहीं पता, जैसे मैं कह रही हूँ वैसा ही करना पड़ेगा। अंजना जी का दो टूक जवाब मनोज के चेहरे पर हैरानी छोड़ गया। मधु इंतजार कर रही थी कि मनोज क्या जवाब देगा, लेकिन मनोज उठकर अंदर आ गया। मधु ने मनोज से पूछा भी कि अब क्या करोगे, माँ की जिद कब तक पूरी करते रहोगे? लेकिन मनोज बिना कोई जवाब दिए किसी काम से चला गया। अब आए दिन ऐसा ही हो रहा था और घर से इस बात को लेकर बार बार अंजना जी ताने दे रही थी। शादी का दिन करीब आता जा रहा था और अंजना जी का मुंह गुस्से से बड़ा होता जा रहा था। एक दिन सुबह सुबह मधु जब शनाया को स्कूल की बस में बैठाकर वापस आई तो माँ बेटे की आवाज़ ने उसको चौंका दिया। अंजना जी की आवाज़ से उसके कान खड़े हो गए। अरे मनोज, मैंने तो मोनिका से वादा कर दिया है, अब बाकी तू देख ले। तभी मनोज की भी आवाज़ आई, मम्मी जी आप भी बिना पूछे वादे कर देती हैं। अब यह तो बताओ कि मैं मधु को क्या जवाब दूंगा, वह भी तो मुझसे सवाल पूछती है।
तभी अंजना जी की सख्त आवाज ने मधु के चेहरे के भी भाव बदल दिए। अगर वह सवाल पूछती है तो इसमें तेरी गलती है। तू उसका पति है, उसको अपने सामने बोलने ही मत दिया कर। तूने ही उसको सिर पर चढ़ा रखा है। अब ऐसा कर कि अपने लॉकर से मधु की सोने की चेन निकालकर मुझे लाकर दे दे। मैं उसको मुंह दिखाए में मोनिका की देवरानी को दे दूंगी। तू वैसे ही नई चैन खरीद कर लॉकर में रख देना और बहू को पता भी नहीं चलेगा। ये सुनते ही मधु के रोम रोम में जैसे चींटियां चलने लगी। अच्छा, तो मनोज को भड़काया जा रहा है और इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है। मधु तुरंत फटाफट से बची हुई सीढ़ियां चढ़ गई और अंदर जाकर जोर से चिल्लाई, मम्मी जी, आपको शर्म आनी चाहिए जो अपने बेटे को बहू के सामान की चोरी करने को कह रही हो। पहले तो अंजना जी मधु को सामने देकर चौंकी और फिर बोली, तू सीधी तरह से मानती नहीं, इसीलिए ऐसा करना पड़ रहा है। अरे घर की इज्जत तो संभालनी ही पड़ती है। मधु ने अपनी सास की बात को बीच में ही काट दिया। तो आप इज्जत क्यों नहीं संभाल लेती? सोने की चेन तो आपके पास भी है। भगवान करे आपकी बेटी की सास भी आपके दामाद के ऐसे ही कान भरे, तब आपकी बेटी को अकल आएगी और साथ में आपको भी। अगर वादा किया है तो खुद पूरा करो। ये सुनकर जैसे ही अंजना जी ने मनोज की तरफ देखा तो मनोज का गुस्से से लाल चेहरा देखकर अंजना जी हक्की बक्की रह गई। मनोज ने दांत पीसते हुए कहा, अच्छा हुआ जो मधु यहाँ पर आ गई और उसने सुन लिया। मम्मी, हद होती है अपनी बेटी की। ससुराल में इज्जत बढ़ाने के लिए आप बहू को दबाती ही जा रही हो। हमारी जितनी हैसियत होगी उतना ही देंगे, उससे आगे बढ़कर कुछ नहीं। जिस दिन यही बात आपके दामाद के साथ होगी ना, उस दिन आपको अकल आएगी। आखिर एक बहन तो उनकी भी है। यह सुनकर अंजना जी खामोशी से दोनों के चेहरे देखने लगी। मधु ने धमकी देकर कहा, मम्मी जी, मैं आज तक अपना सब कुछ मोनिका दीदी को देती आई हूँ, मगर अब नहीं। मैंने सुन लिया है कि उस दिन वह आपसे मेरा डायमंड सेट मांगने को कह रही थी। मुझे तो यह भी पता है कि मेरे कपड़े वापस नहीं आएंगे, क्योंकि दीदी का हर चीज पर दिल तो आ जाता है। मगर यह जो भी हुआ आखिरी था। अब से उनको कुछ नहीं मिलेगा। उनका बजट इतना भी खराब नहीं है। उनकी साड़ियों पर पहले से ही नजर थी, इसीलिए उन्होंने मांगने के लिए बजट का बहाना बना दिया। चाहे तो जीजा जी से पूछ लो। ये सुनकर तो अंजना जी की हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मधु की बातों ने उनके मुंह पर ताला लगा दिया और वह कुछ नहीं बोल पाई। शादी में वही दिया गया जैसा मधु और मनोज चाहते थे। उसके बाद से फिर कभी मधु ने मोनिका को कुछ नहीं दिया और सास की दबंगगी भी खत्म हो गई। मधु के तेवर देखकर क्योंकि सास समझ चुकी थी कि अब उनकी नहीं चलेगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।